हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। सो आई होप दैट यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.2। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। मतलब हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि कौन कौन सी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी, और अगर कंसिस्टेंट हैं तो हमें सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है ग्राफिकली। और मैंने आप लोगों को समझाया हुआ था कि लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होती हैं और इनकंसिस्टेंट कब होती हैं, है ना। कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस कब होंगी? जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कब करता है? जब दो लाइन का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पे, और उसकी कंडीशन क्या होती है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। सेकंड है, अगर दो लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, और कोइंसिडेंट लाइंस का जो कंडीशन है वो क्या है? a1/a2, मतलब तीनों के तीनों रेशियो क्या होते हैं आपस में? इक्वल। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, है ना। और जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तब लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो हमसे वही कहा है कि कौन सी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी और कौन सी इनकंसिस्टेंट होंगी। और अगर कंसिस्टेंट हैं तभी हमें सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो पहली लीनियर इक्वेशन हमें गिवन है ये x प्लस वाई इजिकल टू 5, और सेकेंड है 2x प्लस 2y इजिकल टू 10। तो बेटा सबसे पहले हमारा काम है इन सारी के सारी टर्म्स को एक साइड ले आओ। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0। मतलब वहाँ पे सारी की सारी टर्म्स क्या होती हैं? एक साइड होती हैं। तो इस वजह से मैं इन सारी टर्म्स को एक साइड लेकर आ रहा हूँ। ये बन गई x प्लस 5 इजिकल टू 0, और सेकेंड में देखो सेकेंड बन गई 2x प्लस 2y माइनस का 10 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे ना समथिंग कॉमन आ सकता है। तो मतलब जैसे मैं समझाता हुआ आ रहा था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन इजी बन सकती है तो उसे इजी बना लो, है ना। अगर कोई लीनियर इक्वेशन इजी बन सकती है तो अपना काम आसान कर लो, क्योंकि इजी मतलब जो चीज़ आसान है वो इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी आसान कैसे बन सकती है? अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो ये लीनियर इक्वेशन क्या बन गई? x प्लस 5 x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ पहुँचेगा? ये 0 के डिवाइड में। मतलब जो केवल लीनियर इक्वेशन रह गई है वो कौन सी रही है? x प्लस वाई माइनस का 5 इजिकल टू 0, ठीक है। और पहली लीनियर इक्वेशन भी देखो यही है, दूसरी भी यही है, पर इससे कुछ हमें मतलब नहीं है ना। जैसा क्वेश्चन कह रहा था हमें केवल उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस। हमें ना इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग करनी है। तो हमें इनकी बेसिकली कंपेयरिंग करनी है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस, मतलब इन इक्वेशंस की कंपेयरिंग करेंगे किससे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, और सेकेंड वाली लीनियर इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 से। और जैसी हम लोगों ने कंपेयरिंग करी हमें क्या मिल जाएगा? वी गेट, हमें मिल गया a1 की वैल्यू देखो क्या मिली सर? a1 की वैल्यू मिली 1। सिमिलरली b1 की वैल्यू क्या मिली सर? b1 की वैल्यू भी क्या मिलेगी? 1, है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1। तो c1 की वैल्यू क्या है सर? c1 की वैल्यू है माइनस का 5। सिमिलरली हम लोग निकाल सकते हैं a2 की वैल्यू 1। a2 की वैल्यू भी देखो क्या आई? 1। b2 की वैल्यू भी क्या आई? 1। एंड c2 की वैल्यू क्या आ रही है? माइनस का 5। तो यहाँ पे चेक करेंगे रेशियो, है ना। a1 और a2 किसके इक्वल है? 1/1, यानी कि 1 के इक्वल है। सिमिलरली b1/b2 भी किसके इक्वल है? 1/1, यानी कि 1 के इक्वल है। और c1/c2 किसके इक्वल है सर? माइनस का 5 माइनस का 5। निगेटिव से निगेटिव हटा, 5 से 5 हट गया, तो क्या आया ये भी सर? ये भी 1/1 ही आया। ये भी क्या आया? 1/1 ही आया। मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर, है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों रेशियो क्या है आपस में? इक्वल। मतलब a1/a2 और b1 और b2 और c1/c2 क्या है? देखो तीनों के तीनों सेम है, तीनों के तीनों क्या है? 1 के इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है? सेम है, इक्वल है। मतलब ये किसकी कंडीशन हो सकती है?
ये किसकी कंडीशन होती है सर? ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट लाइंस की। और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तब बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। और हम कह सकते हैं कि लाइंस कैसी हो सकती हैं? कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि मैंने बताया जब जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तब तब लाइंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। तो लिखेंगे हेंस जो गिवन पेयर था लीनियर इक्वेशंस का वो कैसा है? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। मतलब जो गिवन पेयर था लीनियर इक्वेशंस का वो कैसा है? वो कंसिस्टेंट है ना। अब क्वेश्चन में ये कहा था कि हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बतानी है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका क्या ऑब्टेन करना है? हमें सॉल्यूशन ऑब्टेन करना है। कैसे? ग्राफिकली ऑब्टेन करना है। तो देखो ग्राफ वगैरह बनाना मैंने सिखा रखा है, तो और बना लेते हैं एक बार। नाउ देखो पहली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल थी x प्लस वाई माइनस 5 इजिकल टू 0। देखो मतलब ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट्स की। कोऑर्डिनेट्स के बिना हम लोग ग्राफ कैसे प्लॉट कर दें? कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया जब तक हमारे पास x और y की वैल्यू नहीं होगी हम लोग ग्राफ को कैसे प्लॉट कर दें, है ना। तो जब तक हमारे पास ग्राफ की वैल्यू नहीं होगी, मतलब कोऑर्डिनेट्स मतलब x और y की वैल्यू नहीं होगी, हम लोग ग्राफ नहीं बना सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालना मैंने सिखा रखा है। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को अपनी मर्जी से पुट करेंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहती है। और हमें ऐसे वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है कि ग्राफ ज़्यादा लेंथी ना हो, फ्रैक्शन में वैल्यू ना जाए। क्यों? क्योंकि ग्राफ में फ्रैक्शन की वैल्यू दिखाना थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू क्या रखी? 0। यहाँ से देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी, है ना। कम से कम 2 कोऑर्डिनेट्स निकाल दो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम कितने भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 की जरूरत तो पड़ती है। सेकंड x की देखो वैल्यू हमने 0 रखी, y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू अब रख देते हैं 1। जैसे ही हमने x की वैल्यू 1 रखी, देखो y की वैल्यू क्या आएगी सर? y की वैल्यू आ जाएगी, देखते हैं, देखो 1 माइनस 5 क्या होता है? 1 माइनस 5 होता है सर माइनस का 4, और माइनस का 4 उधर जाके क्या होगा? प्लस का 4 हो जाएगा। तो दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया 1,4। कम से कम 2 बना लो, ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी मर्जी है, तो बस 2 से भी काम हो जाएगा। सॉल्यूशन टेबल देखते हैं, देखो क्या आएगी सर? सॉल्यूशन टेबल आएगी x और y 2 कोऑर्डिनेट्स थे इसमें। सबसे पहले हमने x की वैल्यू 0 रखी थी, y की वैल्यू आई थी 5, देन हमने रखा x की वैल्यू 1, y की वैल्यू आई थी 4, है ना। x की वैल्यू 1 निकाली, y की वैल्यू क्या आई थी? 4 आई थी हमारे पास। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली देखो सेकंड वाली इक्वेशन भी तो यही है ना। सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो भी तो यही है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी क्या आएंगे? यही आएंगे। तो लिख देते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है लेकिन लिख देते हैं फिर भी। जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो भी क्या है? वो भी सर यही है। तो सेकंड वाली इक्वेशन भी यही है। और सेकंड वाली इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई माइनस का 5 इजिकल टू 0, और इसके भी कोऑर्डिनेट्स यही आएंगे। तो अलग से पुट करके मत दिखाओ, ठीक है, क्योंकि सेम कोऑर्डिनेट्स ही आएंगे। तो बस केवल दिखा देते हैं x और y वेरिएबल 0 रखेंगे, y की वैल्यू 5 आ जाएगी, और 1 रखेंगे, y की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्योंकि देखो हमें पता चल गया, जो मैंने कल आपको टेबल समझाई थी उसके अकॉर्डिंग पता चल गया कि लाइंस का ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। देखो इसका ग्राफ ना इस पे ही बना लेते हैं, क्योंकि इजी सा ग्राफ बनेगा, कोई ज़्यादा टिपिकल है नहीं। तो बजाय ग्राफ कॉपी के इस पे बना लेते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट जो मैक्सिमम जा रहा है ना वो 0 और 1 तक ही है, पर y वाला 5 तक जा रहा है। तो y वाले है ना एक्सिस थोड़ी सी बड़ी रखते हैं, और x एक्सिस हम यहाँ से बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें केवल y कोऑर्डिनेट 6 तक है, x कोऑर्डिनेट तो केवल 1 तक है, ठीक है। देखो ये तो बीच में ओरिजिन होता है, तो बीच वाले में ओरिजिन का मतलब एक तरीके से पॉइंट रख के, क्योंकि हमें 1 सेंटीमीटर का गैप लेना है, तो बजाय थोड़ा सा अंदाजे से हम एग्जैक्ट ले लेते हैं, क्योंकि हमें 1 तक तो रखना ही है, केवल 2-3 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बीच में क्या है? ओरिजिन है। ये क्या है? एक्स एक्सिस है, इसे हम बोलते हैं एक्स डैश, इसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और नीचे वाली को बोलते हैं वाई डैश। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। ऊपर देखते हैं, देखो ऊपर भी 1 सेंटीमीटर के गैप से मार्क करते हैं। तो ना कुछ ऐसे करो, ओरिजिन पे तो ये रख दिया हमने, और 1 सेंटीमीटर के गैप से मार्क कर देते हैं। ये हो गया 1, है ना, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हुआ 5, ये हुआ 6। तो यहाँ पे मार्क कर देते हैं। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5,
और ये रहा 6, मतलब हमने 1 सेंटीमीटर का एग्जैक्ट मान लिया ताकि ग्राफ वगैरह में कोई दिक्कत ना आए। और ना आप लोग इसको ग्राफ पे ही बनाना, मैंने इस कॉपी पे बना रहा हूँ मैं, लेकिन आप ग्राफ पे ही बनाना इसे। तो पहला कोऑर्डिनेट था देखो 0 5 है ना, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 5। तो 0 मतलब x एक्सिस पे तो हमें कोई डिस्टेंस ट्रेवल करनी नहीं है, y एक्सिस पे कितनी करनी है +5। तो +5 देखो ये रहा है ना, +5 का है कुछ ये रहा। और दूसरा है 1 4, मतलब x एक्सिस पे तो हमें मूव करना है 1 यूनिट और y एक्सिस पे 4, मतलब देख रहा है ये कहाँ है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो जब आप इन दोनों कोऑर्डिनेट से मिला के लाइन बनाओगे तो वो लाइन कहाँ है कि कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना, वो लाइन कहाँ जाएगी कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये किस लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ है सर, ये x + y - 5 = 0। अब देखो पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के कोऑर्डिनेट्स यही थे और दूसरी वाली के भी यही है, मतलब इनका ग्राफ क्या करेगा, पहली वाली का भी यही है और सेकंड वाली का ग्राफ भी कुछ इस तरीके से ही होगा, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, है ना। तो थोड़ा सा ना इस वाली लाइन को डार्क कर दो, है ना, ताकि ये लग जाए कि हाँ एक दूसरे के ऊपर हमने ये 2 लाइनें बनाई हैं। तो एक दूसरे को ग्राफ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। और जब जब ये लाइंस कैसी होती है, कोइंसिडेंट, है ना, कितने सॉल्यूशन आते हैं, जब जब लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं कितने सॉल्यूशन आते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी ना, हमें उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज थी हमें उसी लैंग्वेज में आंसर देना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये थी कि सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि कौन सी पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी। तो हमने बता दिया सबसे पहले कि भाई ये क्या है, कंसिस्टेंट है। फिर हमें कह रहा था कि अगर कंसिस्टेंट है तब हमें सॉल्यूशन को ऑब्टेन करना है ग्राफिकली। तब हमने देखो सॉल्यूशन ऑब्टेन कर दिया ग्राफिकली। कितने सॉल्यूशन आए, बहुत सारे सॉल्यूशन आए। हम मूव करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बचे हुए ना सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे हो जाएंगे, तो मैं केवल सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूं, बाकी दोनों भी ऐसे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ना कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाले काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और ग्राफ वाले भी काफ़ी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो मैं ना इसका केवल सेकंड वाला पार्ट करवा रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, हो जाएगा, कोई इतना भारी नहीं है। क्योंकि इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 2 लाइंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कब होंगी, तीसरे क्वेश्चन कर रहे हैं, पांचों के पांचों पार्ट उसमें यही था। ग्राफ बनाना हम लोगों ने सीख लिया, 3.1 में भी सीखा, 3.2 में भी सीखा। तो ग्राफ भी आप इजीली बना सकते हो और मैंने ये भी बना के दिखाया। तो इसका सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन गिवन है x - y = 8 और सेकंड हमें गिवन है 3x - 3y = में क्या है सर, इक्वल टू में 16। तो हमें बताना है सबसे पहले कि क्या ये लीनियर गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या फिर क्या होंगी, ये इनकंसिस्टेंट होंगी। अगर कंसिस्टेंट हैं तब हमें क्या ऑब्टेन करना है, हमें ग्राफ को ऑब्टेन करना है ग्राफिकली। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयरिंग करने के लिए सारे के सारे टर्म्स को पहले एक साइड ले आते हैं ताकि इजीली क्या हो सके, ये कंपेयर की जा सके। तो x - y प्लस का 8 उधर आके क्या हो गया, -8 इक्वल टू में 0। सिमिलरली सेकंड वाला क्या हो गया, -16 इक्वल टू में 0। अब लिखेंगे वही लैंग्वेज जैसे लिखते हुए आए हैं अभी तक। ऑन कंपेयरिंग, हम अब क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं इन इक्वेशंस की, किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जो कि होती है a1x + b1y + c1 = 0 और सेकंड होती है a2x + b2y + c2 = 0। और जैसी हमने कंपेयरिंग करी हमें क्या क्या मिल गए, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू मिल गई। a1 की वैल्यू तो है सर 1, है ना, देखो a1x, तो a1 की वैल्यू क्या है 1 है। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है सर -1। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -8। सिमिलरली a2 की वैल्यू क्या है सर, a2 की वैल्यू है 3। b2 की वैल्यू क्या है सर, b2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे -3। अब बात करते हैं c2 की क्या वैल्यू है सर, c2 की वैल्यू है -16, है ना। तो अब चेक करते हैं रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, तो सर a1 और a2 का रेशियो इक्वल आएगा 1/3 के। अब देखो ये और तो कट नहीं सकता है, ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब चेक करते हैं b1/b2 का रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, तो सर b1/b2 का रेशियो इक्वल आ रहा है -1/-3, निगेटिव से निगेटिव हटा, मतलब 1/3 के इक्वल ही है ये भी।
पर C1/C2 का रेशियो इक्वल है माइनस का 8/-16। देखो निगेटिव से निगेटिव तो कैंसिल हो गया, निगेटिव से निगेटिव तो कैंसिल हो गया। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये किसके इक्वल आया सर? ये इक्वल आया 1/2 के। मतलब हम कह सकते हैं A1/A2 तो आया 1/3, B1/B2 आया 1/3, पर C1/C2 किसके इक्वल है? 1/2 के इक्वल है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ना, हेयर हम क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पर ये वाली बात कह सकते हैं कि ना A1/A2 मतलब पहले दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, बट ये इक्वल नहीं है किसके? C1/C2 के। और ये कंडीशन किसकी है सर? जब दो लाइन एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल। और जब लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो कहाँ से कोई एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, है ना? दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब वो किसी पॉइंट पे एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो कहाँ से कोई एक्स और वाई की वैल्यू आएगी? मतलब इस केस में क्या होगा? जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या होंगी? इनकंसिस्टेंट होंगी। हेंस गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब जो गिवन पेयर है किसका? लीनियर इक्वेशंस का, वो कैसा है? आर इनकंसिस्टेंट है। मतलब जो गिवन पेयर है लीनियर इक्वेशंस का वो कुछ किस तरीके से है? वो कुछ ना इनकंसिस्टेंट है ना? वो कैसा है? वो सर इनकंसिस्टेंट है। और जब इनकंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो हम कहाँ से निकालें? इसलिए ही क्वेश्चन में कही गई थी बात कि अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं केवल हमें तभी सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे तो इनकंसिस्टेंट है, तो कहाँ से सॉल्यूशन को फाइंड आउट करें? देखो अब मैं आगे के क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, थर्ड और फोर्थ पार्ट इसका वो आप कर लेना, ठीक है? क्यों? क्योंकि इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट बताना हम लोग सीख गए हैं और ग्राफ बनाना भी हमें आता है। अब मूव करते हैं इसके फिफ्थ क्वेश्चन पे। सर इसका फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसका फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन की जब तक रीड नहीं करोगे, रीड करके समझोगे नहीं, उसकी लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी। और जब तक लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी, क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तब तक आप उस इक्वेशन मतलब उस गिवन क्वेश्चन से लीनियर इक्वेशन को फॉर्म नहीं कर सकते हो। देखो भाई लोगों, क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। मतलब हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, मतलब रेक्टेंगल की शेप का हमारे पास क्या एक गार्डन है। उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, सबसे पहले बात समझना। देखो मैंने बता रखा है दो सिचुएशन गिवन होंगी क्वेश्चन में, उन दोनों सिचुएशन को समझ के दो लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना, उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके अपने आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा है सबसे पहले किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ, है ना? किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ जिसकी लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है उसके वेट से। तो एक तो कंडीशन ये हो गई कि रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है उसकी चौड़ाई से, उसके वेट से। और क्वेश्चन में ये कहा था कि किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है? 36 मीटर के इक्वल है। तो हमें क्या निकालना है? गार्डन के डायमेंशंस निकालनी है। हमें गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस का मतलब होता है जिन साइड से वो गार्डन मिलके बना है। अब देखो रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो रेक्टेंगुलर गार्डन एक तो लेंथ से मिलके बना होगा और एक विड्थ से मिलके बना होगा, मतलब चौड़ाई होगी और क्या होगी? कुछ लंबाई होगी। तो मान लेते हैं कि रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है वो तो हम मान लेते हैं x मीटर। लेट द लेंथ ऑफ ए गार्डन, मतलब जो गार्डन है उसकी लेंथ तो हमने मान ली कितनी है? x मीटर मान ली, है ना? x मीटर। एंड जो विड्थ है, विड्थ का मतलब हो गया चौड़ाई, किसकी? गार्डन की, वो हमने कितनी मान ली? y मीटर मान ली है। मतलब जो लेंथ थी किसी गार्डन की वो हमने x मीटर मान ली है, और जो विड्थ थी किसी गार्डन की वो हमने y मीटर मान ली है। अब देखो ये सर हमने ये मीटर क्यों लिया है? ये क्वेश्चन आया आपके माइंड में? मीटर हमने इसलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर के बारे में इंफॉर्मेशन तो है और वो मीटर में गिवन है, तो सेम यूनिट लेके चलते हैं। तो इस वजह से हमने लेंथ को x मीटर मान लिया और विड्थ को क्या मान लिया? चौड़ाई को क्या मान लिया? y मीटर मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या इन्फॉर्मेशन है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। मैंने बताया
पहली सिचुएशन तो यह है कि जो पेरीमीटर की लेंथ है वो विड्थ से क्या है 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, पहली सिचुएशन तो ये हो गई। और दूसरी सिचुएशन ये है कि पेरीमीटर का हाफ है ना, पेरीमीटर का हाफ मतलब किसी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ क्या है 36 मीटर है। मतलब क्वेश्चन में ये गिवन था कि किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ है ना, हाफ मतलब ये तो होता है मतलब जितना भी पेरीमीटर होगा उसका आधा क्या हो गया 1/2। वो क्या है क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है ना, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। तो एक तो बात ये हो गई। अब जो पेरीमीटर के बारे में बात गिवन है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है 36 मीटर के इक्वल है। तो उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ किसके इक्वल है सर, उस रेक्टेंगुलर गार्डन के पेरीमीटर का हाफ इक्वल है 36 के। अब मुझे एक बात बताना, जो पेरीमीटर होता है किसका, किसी भी रेक्टेंगुलर गार्डन का, उसका फॉर्मूला क्या होता है ट्वाइस मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। ये तो होता है ट्वाइस मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और लेंथ क्या है इसकी x मीटर मान के चल रहे हैं हम, और ब्रेथ को y मीटर मान के चल रहे हैं। ये किसके इक्वल 36 के इक्वल है ना। देखो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 36। मतलब जो पहली सिचुएशन थी, जो पहली इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो आ गई है। अब हमें क्या निकालनी है, दूसरी लीनियर इक्वेशन निकालनी है। तो कुछ दूसरी इंफॉर्मेशन होगी सर, दूसरी इंफॉर्मेशन भी गिवन है कि उस रेक्टेंगुलर गार्डन की जो लेंथ है ना, जो क्या है लेंथ है, वो उसकी विड्थ की मतलब उसकी चौड़ाई की क्या है, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज़्यादा है। अब चौड़ाई कितनी है y, तो उसकी लेंथ उसकी विड्थ से चौड़ाई से क्या 4 मीटर ज़्यादा है। तो दूसरी लीनियर इक्वेशन ये बन गई है। अब इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करना है आप लोगों को, और क्या निकालनी है उस गार्डन की डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ आप लोगों को निकालनी है। ठीक है, डायमेंशंस का मतलब हो गया क्या निकालनी है, लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब देखो 2 पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड। लेकिन अभी तक आप लोगों ने केवल ग्राफिकल मेथड ही पढ़ा है, तो हम क्या करेंगे ग्राफिकल मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। और क्या है हमारे पास रास्ता, वही रास्ता है केवल। देखो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने से अच्छा है ना इसे किसी और मेथड से कर लो। क्यों, क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हमें 36 तक गिवन है, और ग्राफ में हम फिर 10-10 का गैप लेना पड़ेगा, थोड़ी सी दिक्कत बैठ जाएगी। वैसे आप करने को उससे भी कर सकते हो, है ना, मतलब थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा, करने को आप वैसे भी कर सकते हो। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास केवल यही आएगा कि डायमेंशंस का हाफ इसके इक्वल है, तो हमें गार्डन के डायमेंशंस निकालनी है। अगर ग्राफिकल मेथड दिया हुआ है स्पेसिफिकली कि ग्राफिकल मेथड से ही करना है, तब तो मजबूरी बन जाती है कि ग्राफिकल मेथड से ही सॉल्व करना। लेकिन अभी तक गिवन नहीं है ऐसा कुछ, और ना ही गिवन आता है, केवल बहुत सारे मेथड हैं और उन मेथड में से किसी से भी आप कर सकते हो सॉल्व। तो मैं ना इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर रहा हूँ। वैसे तो अगली एक्सरसाइज में सिखाना है, लेकिन इसमें समझ लो दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं, और फिर वो वेरिएबल की वैल्यू दूसरी वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब जो भी 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगी, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, उस एक वेरिएबल की वैल्यू को फिर अनदर इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब देखो दोनों इक्वेशन में से हमें दूसरी इक्वेशन में ऑलरेडी एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देंगे दूसरी वाली इक्वेशन, मतलब इससे दूसरी कौन सी है पहली वाली, तो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, इस वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसमें, इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो x की वैल्यू मतलब x की जगह हमने क्या रख दिया y प्लस 4, प्लस क्या है ये y इक्वल टू में 36, y प्लस वाई कितना हो गया 2y, और प्लस का 36 उधर जाके क्या हो गया माइनस का, प्लस का 36 उधर जाके क्या हो गया माइनस का। तो यहाँ से 2y 36 में से 4 गए, क्या बचेगा 32, तो y की वैल्यू आ गई सर 16, y की वैल्यू क्या आ गई
16। एक वेरिएबल की वैल्यू तो आ गई है। इस वेरिएबल की वैल्यू को जो अबव इक्वेशंस थी उन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो हम किस में कर रहे हैं? सेकंड वाली में कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड वाली ज़्यादा इजी सी लग रही है। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 16, वाई प्लस 4 है, तो y की वैल्यू है 16 प्लस 4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई? 20। और हमें वही फाइंड आउट करना था कि डायमेंशंस क्या होंगी गार्डन की। डायमेंशंस का मतलब हो गया लेंथ और ब्रेथ। हम लोग लेंथ मान के चले थे क्या? x मीटर, और ब्रेथ मान के चले थे y मीटर। मतलब x की वैल्यू तो आ गई 20 मीटर, तो लिख देंगे हेंस लेंथ, मतलब जो गार्डन की लेंथ आई है वो तो कितनी आई? जो लेंथ आई है गार्डन की सर वो तो आई है 20 मीटर, और जो क्या आई है? विड्थ आई है, जो चौड़ाई आई है वो कितनी आई? सर वो आई है निकल के गार्डन, वो कितनी आई निकल के? सर वो आई है निकल के 16, है ना, 16 मीटर। और यही क्या है? अपने आंसर है। यही क्या है? आंसर है। अब देख लो, जो लेंथ है वो ब्रेथ से क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है, और ये क्वेश्चन कह भी रहा था। अब मूव करते हैं बेटा इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझो। क्वेश्चन ने बोला है, क्वेश्चन ने क्या बोला है? देखो बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ने हमसे ये कहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, मतलब हमारे क्या गिवन है? एक लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हमसे क्या कह रहा है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें एक दूसरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिखनी है। किस तरीके से लिखनी है? इस तरीके से लिखनी है कि सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड, मतलब जो दूसरा वाला हम इसका पेयर लिखेंगे उन दोनों का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए? पहले केस में इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरे केस में पैरेलल लाइन, और तीसरे केस में कोइंसिडेंट लाइन। मतलब जो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन थी वो क्या है? अगर हम देखें तो गिवन लीनियर इक्वेशन क्या है? सर गिवन लीनियर इक्वेशन जो गिवन है ना हमें, वो है 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि हम इस लीनियर इक्वेशन का पेयर ऐसी किस लीनियर इक्वेशन से बना सकते हैं अगर पहले केस में उन दोनों लीनियर इक्वेशंस का जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन रही वो कैसा रहे? इंटरसेक्टिंग लाइंस का रही। अब देखो याद करो, जो मैंने टेबल समझाई थी कि दो लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कब करेंगे एक दूसरे को? जब a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना हो। मतलब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है? सर a1 की वैल्यू है यहाँ पे 2, और b1 की वैल्यू क्या है? सर b1 की वैल्यू है 3। तो हमें कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है ना, कि a1/a2 और b1/b2 आपस में इक्वल ना है। तो लिख लेते हैं इसे। जो दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन होगी माइनस का 2x, है ना, प्लस 5y। तो कुछ भी लिख लेते हैं, बहुत सारी होंगी ऐसी। तो देख लो यहाँ पे a1/a2 आएगा -1 और b1/b2 आएगा 3/5। तो क्या वो इक्वल थोड़ी ना है? मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या हो सकती है? इसके साथ इसका ऐसा पेयर बन सकता है। सेकंड कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है कि जो गिवन लीनियर इक्वेशन थी और इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या रहे? पैरेलल लाइंस का रहे, है ना। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका पैरेलल लाइंस का रहे। तो याद करो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है? a1/a2 इक्वल b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब पहले दो रेशियो तो आपस में इक्वल होने चाहिए, पर वो इक्वल नहीं होना चाहिए किसके? c1/c2 के। तो देखो इक्वल अगर होने चाहिए तो मैं इसे ये लिख सकता हूं 4x प्लस 6y, है ना, क्योंकि देखो a1/a2 क्या आएगा यहाँ से 1/2, और b1/b2 भी क्या आएगा 3/6, यानी कि 1/2। मतलब दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, बट वो c1/c2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ना कुछ और लिख लेते हैं, प्लस का 5 इक्वल टू 0। देखो a1/a2 तो क्या है 2/4 यानी 1/2, b1/b2 क्या है 3/6 यानी 1/2, पर c1/c2 क्या है माइनस का 8/5। तो ये पहले दो रेशियो तो आपस में इक्वल हैं, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो ये किसकी कंडीशन हो जाएगी? पैरेलल लाइंस की कंडीशन हो जाएगी। थर्ड केस में कह रहा है हमें लिखनी है कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन। और कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन क्या कह रहा है हमसे? तीनों के तीनों रेशियो क्या होने चाहिए? आपस में इक्वल होने चाहिए। तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल होने
चाहिए। तो गिवन पेयर ऑफ द लीनियर मतलब गिवन लीनियर इक्वेशन तो ये थी, और कोइंसिडेंट लाइन में तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल रहते हैं। तो इसे हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x माइनस का 6y और प्लस का 16 इज इक्वल टू 0। देखो a1/a2 क्या आएगा, माइनस का 1/2, b1/b2 क्या आएगा, माइनस का 1/2, और c1/c2 भी क्या आएगा, माइनस का 8/16 यानी कि माइनस का 1/2। तो इस केस में क्या होगा, लाइंस मतलब तीनों के तीनों रेशियो आपस में इक्वल होंगे और लाइंस क्या करेंगी, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी। और ऐसी बहुत सारे बन सकते हैं, जरूरी नहीं है केवल यही लाइन हो, और भी बहुत सारी बन सकती है। तो ये केवल आपको सोच के लिखना है, ठीक है बेटा। मूव करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 7। लास्ट क्वेश्चन मतलब हो गया क्वेश्चन नंबर 7 किसकी, एक्सरसाइज 3.2 की, जो कि हमें पता ही है वो तो, है ना। पर हम एक क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं, और को ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी पूछ लेगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालो, कभी नॉर्मली पूछ लेगा कि ट्रायंगल के वर्टाइसिस निकालो। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं बहुत ध्यान से। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, सर क्वेश्चन ने ये कहा है हमसे, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस, मतलब हमें दो इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस का सबसे पहले हमें क्या फॉर्म करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसिस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, है ना। मतलब हमें ट्रायंगल के वर्टाइसिस को फाइंड आउट करना है, ट्रायंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है, जो कि बन रहा है किसके थ्रू, इन लाइंस के ग्राफ के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू। मतलब सबसे पहले तो हमें इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ फॉर्म करना है, फिर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इन लाइंस के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू, उस ट्रायंगल के वर्टाइसिस के हमें क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने। वर्टाइसिस का मतलब हो गया कोने, है ना। उन वर्टाइसिस के हमें क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और उस ट्रायंगुलर रीजन को हमें क्या करना है, शेड भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें ना उन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के क्या बताने, ग्राफ प्लॉट करना है। वो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो गिवन है ना हमें, वो कुछ इस तरीके से गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वाली है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। पहली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल तो गिवन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और देखो किसी भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ हम लोग बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं। ध्यान रखना, ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है कोऑर्डिनेट्स की, और कोऑर्डिनेट्स का मतलब हो गया वेरिएबल की वैल्यूज की। और वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहेगी। छोटी से छोटी वैल्यू रखनी है अपनी मर्जी से, ताकि ग्राफ ज़्यादा बड़ा ना हो, टिपिकल ना हो। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम 0 रख देते हैं, तो यहाँ से देखो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0 माइनस 1 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उधर ले जाओ, है ना, y को हम उधर ले गए तो y इक्वल टू 1 आ गया। y को हम उधर ले गए तो 1 इज इक्वल टू वाई कहें या y इज इक्वल टू 1 कहें, ये निकल के आ गया, ठीक है। सेकंड सॉल्यूशन के लिए क्या करते हैं, x की वैल्यू रख देते हैं। अब क्या सर, x की वैल्यू रख देते हैं 1। जैसी हमने x की वैल्यू 1 रखी, जैसी हमने x की वैल्यू 1 रखी, तो 1 माइनस का y प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो 1 और 1 2 हो गए, और माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। मतलब 2 कोऑर्डिनेट्स तो आ गए, और ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 की ही जरूरत पड़ती है। ज़्यादा से ज़्यादा कितने ही निकाल दो, तुम्हारी मर्जी है, 2 बहुत है ना। ग्राफ बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स बहुत हैं। तो पहली लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का तो कोऑर्डिनेट्स ही आ गए, मतलब ग्राफ हम इस सॉल्यूशन टेबल के थ्रू फॉर्म कर देंगे। सॉल्यूशन टेबल लिख देते हैं, जैसे हम हर क्वेश्चन में लिखते हैं। x और y 2 वेरिएबल थे, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 2। अब दूसरी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या थी, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो वही निकालना है कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू को पुट करते हैं, दूसरे वाले वेरिएबल की वैल्यू ऑटोमेटिकली आती रहती है। तो सबसे पहले हम लोग पुट कर रहे हैं x की वैल्यू 0। सबसे पहले हमने क्या पुट करी, x की वैल्यू 0 पुट करी,
और जैसे ही हमने x की वैल्यू 0 पुट करी, देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। 3 इंटू में 0 प्लस का 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो 3 0 जो 0 हो गए, है ना, मतलब 2y माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12 हो जाएगा और y की वैल्यू आ जाएगी सर 6। सिमिलरली सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए x की वैल्यू क्या रखते हैं सर। x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी है ना, तो 3 माइनस 12 कितने होते हैं, 3 माइनस 12 हो गए माइनस का 9, है ना, और माइनस का 9 अपॉन 2 मतलब माइनस के 4.5 आएगा। तो क्या कोई कंप्लीट वैल्यू आ सकती है किसी कुछ रख के, क्या कोई कंप्लीट वैल्यू आ सकती है? हाँ सर, 2 रख के आ सकती है, x की वैल्यू 2 रख के आ सकती है। तो x की वैल्यू 2 रख दो। वैसे तो 1 रखोगे उससे भी प्लॉट हो जाएगा ग्राफ इजीली, क्योंकि 4.5 इजीली लोकेट हो जाता है, पर कोई नहीं, 2 रख दो, तुम्हारी मर्जी है, कुछ भी रख सकते हो। 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2y माइनस का 12 इक्वल टू में 0। 3 2 जा क्या होता है 6 प्लस 12 2y माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो देखो 6 माइनस 12 माइनस का 6 और माइनस का 6 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। और y की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर y की वैल्यू निकल के आएगी 3। मतलब यहाँ से जो सॉल्यूशन टेबल आई, सॉल्यूशन टेबल जो आई है उसे लोकेट करते हैं, उसे लिखते हैं सर सॉल्यूशन टेबल आई x और y की वैल्यूज़। x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आई नहीं, हाँ, x की वैल्यू 0 रखने पे y की वैल्यू आई 6, देन x की वैल्यू 2 रखने पे y की वैल्यू आई 3। अब देखो दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्या आ गए, सॉल्यूशन टेबल आ गई है। इनकी हेल्प से हम इजीली क्या प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। देखो बनाते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी x एक्सिस और y एक्सिस की, तो 2 लाइन बनाते हैं। देखो x कोऑर्डिनेट मैक्सिमम जो जा रहा है ना 0 1 0 2, मतलब x तो 2 तक ही और मैक्सिमम y कहाँ तक है 6 तक है। तो दोबारा से वही y वाली लाइन ज़्यादा बड़ी बनानी पड़ेगी, तो यहाँ पे बना लेते हैं इसे, है ना, यहाँ पे इसे बना लेते हैं, क्योंकि हमें ना ट्राइंगल के वर्टाइसेस लिखाने हैं। तो ट्राइंगल के वर्टाइसेस कहीं ऊपर नीचे भी आ सकते हैं। तो ये ओरिजिन पे कट करती हैं एक दूसरे को, है ना, ये लाइंस कहाँ कट करती हैं, ओरिजिन पे एक दूसरे को कट करती हैं। तो भाई हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पता है क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन हमें पता होती है एक्स एक्सिस है, एक्स डैश, ऊपर वाली क्या है वाई डैश, ठीक है, वाई डैश। तो भाई ओरिजिन से राइट हैंड साइड वाले होते हैं पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, लिख देते हैं 1 2। वैसे तो हमें मैक्स टू मैक्स एक्स की वैल्यू 3 तक चाहिए, पर फिर भी ज़्यादा लिख दो थोड़ी सी, ठीक है। वाई वाले ऊपर लिखते हैं मैक्सिमम हमें चाहिए 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7। सिमिलरली निगेटिव तो कुछ चाहिए नहीं, पर फिर भी दिखा दो, 2 4 3 तक तो दिखाई दो, है ना। माइनस का y माइनस का 2 माइनस का 3। पहला वाला पॉइंट देखते हैं। देखो पहला वाला पॉइंट किसके इक्वल है, देखो पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो है 0,1, मतलब x एक्सिस पे तो हमने 0 मूव करना है, y एक्सिस पे कितना करना है 1। तो 0,1, देखो x पे तो कुछ करना ही नहीं है, केवल किस पे मूव करना है y पे, कितना 1। तो 0,1 ये वाला कोऑर्डिनेट होगा, 0,1 ये वाला कोऑर्डिनेट होगा। दूसरा कोऑर्डिनेट कौन सा है, सेकंड कोऑर्डिनेट है इसका 1,2, है ना। देखो इसका है ना 1 2, तो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट आ रहा है वो ये आ रहा है। यानी कि जो पहली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ आएगा वो क्या आ रहा है, वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर हम इसको मिलाएं तो ना वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये कहीं, है ना, वो कुछ क्या आ रहा है इस तरीके से आ रहा है। अगर मैं इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी, तो क्या है कुछ इस तरीके से है ना। और अगर देखते हैं दूसरी वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल क्या है 0 6 2 3, मतलब एक्स एक्सिस पे तो हमें 0 मूव करना है, वाई पे कितना करना है 6। तो 0 6 वाला पॉइंट क्या है, वो ये वाला पॉइंट है। और 2 3, एक्स की वैल्यू 2 वाई की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है सर 2 3। यानी कि जब इन दोनों पॉइंट से मिला के हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो क्या आएगा, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है सर, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखो बहुत ध्यान से, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है ना। मतलब देखो अब ना इन वाले पॉइंट्स को लोकेट कर देते हैं आखिरी में। ये वाली तो पहली वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ आया, और पहली वाली लीनियर इक्वेशन क्या है x माइनस 1 x माइनस वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। और सेकंड वाली लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ कुछ इस तरीके से है, और ये वाली कौन सी है सेकंड 3x
प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू में 0, है ना। इन कोऑर्डिनेट्स को भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। सर ये वाला तो था 2,3, है ना। ये वाला कौन सा है? ये वाला था 1, नहीं, ये कौन सा था? तो देखो ये वाला था 0,1, और ये वाला देखते हैं। देखो ये वाला कौन सा आया था हमारे पास? 1, 2। ये ना कोऑर्डिनेट्स आखिरी में रिप्रेजेंट किया करो। क्यों? क्योंकि अगर हमने पहले कट दिया और कुछ लाइन वहां से आई तो ये लाइन जो जाती है वो इन पॉइंट्स को कट करके चली जाएगी। तो इसे आखिरी में करो तो कुछ गड़बड़ नहीं, मतलब कटिंग वगैरह नहीं होगी। ये वाला कौन सा पॉइंट था सर? ये भी था 0,6, और बस सारे पॉइंट्स हो गए रिप्रेजेंट, है ना। अब देखो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा था? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि हमें ट्राइंगल, मतलब जो ट्राइंगल बनेगा इन लाइंस के ग्राफ के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू, वो कौन सा ट्राइंगल बनाए? सर वो ट्राइंगल ये वाला बनाए। देखो इन लाइंस के ग्राफ तो ये है, और एक्स एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ट्राइंगल कौन सा बना? इन ग्राफ के, मतलब इन लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के थ्रू और एक्स एक्सिस के थ्रू ट्राइंगल बना है ये वाला। मार्क करते हैं। देखो इसको ए, इसको कर देते हैं बी, और इसको कर देते हैं सी, क्योंकि हमें दिखाना होगा ना ट्राइंगल कौन सा बना। तो ट्राइंगल बना ए बी सी। और हमें क्या करना था? हमें ना उस ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करना है। तो यहां लिखेंगे लास्ट में फ्रॉम ग्राफ, है ना, ग्राफ के अकॉर्डिंग, मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये वाली चीज बता रहे हैं कि एबीसी क्या है? एक ट्राइंगल है। एबीसी इज अ ट्राइंगल, है ना। एबीसी क्या है? एक ट्राइंगल है जिसके वर्टाइसिस क्या निकल के आए? हुज वर्टाइसिस आर, जिसके वर्टाइसिस क्या क्या निकल के आए? देखो वर्टाइसिस के मतलब होता है किनारे, है ना, मतलब कोने। एक तो वर्टाइसिस आया ये ए, और ए वाले के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो ए वाले के कोऑर्डिनेट्स है एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3, मतलब 2, 3। हुज वर्टाइसिस आर ए, एक के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2,3। सिमिलरली बी, है ना, बी भी तो वर्टाइसिस है, और बी वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो ये वाला, मतलब एक्स एक्सिस पे तो हम लोग मूव करें, ये वाला जो है ना, ये वाला है, कभी इसे समझ लो, ये वाला पॉइंट था। बी वाले वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स कितने? एक्स एक्सिस पे तो हम लोग मूव करें -1, और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0। मतलब बी वाले पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? -1,0। एंड सी जो लास्ट वाला वर्टाइसिस है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? देखो आखिरी वाला वर्टाइस सी ही है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स एक्सिस पे हम लोग मूव करें 4, और वाई की वैल्यू, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ 0 है। मतलब सी वाले पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4,0। और हमसे क्वेश्चन वही कह रहा था कि सबसे पहले हमें गिवन लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ फॉर्म करना है, और जो उन लीनियर इक्वेशंस और एक्स एक्सिस के थ्रू क्या बनेगा? ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, एंड जो ट्राइंगल आएगा उस ट्राइंगल को क्या करना है? शेड भी करना है। तो कुछ शेड वगैरह करके दिखा देना, है ना। ये शेड वगैरह अपना थोड़ा सा पेंसिल वगैरह से करके दिखा देना कि एबीसी ट्राइंगल फॉर्म हुआ, और उस एबीसी ट्राइंगल के जो क्या निकल गए, जो निकल गए कोऑर्डिनेट, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स वो ये आए, है ना। और ट्रायंगल रीजन को हमने शेड भी कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा वो करेक्शन करके ये भी कह देता है कि जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके क्या निकालो? एरिया निकालो। तो एरिया का मतलब होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ये वाला डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर देंगे और ऊपर वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के फॉर्मूले से एरिया भी निकाल सकते हैं इस वाले ट्रायंगल का। देखो ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अच्छे से रिवीजन करना इस वाले लास्ट वाले क्वेश्चन का। एक ना देखना, मैंने जो ये वाला ग्राफ बनाया था एक, इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं रिप्रेजेंट करे थे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कर लो। ये वाला कोऑर्डिनेट तो था 1,4 और ये वाला कोऑर्डिनेट था 0,5। ठीक है, ये वाली बात कंप्लीट हो गई है। इन सारे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि गिवन है एक्सरसाइज 3.3 में। थैंक यू सो मच।